नमस्कार, जेके 24 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल से शुरू हुए उस विवाद की जो सीबीआई बनाम आलोक कुमार यानी पश्चिम बंगाल के कमिश्नर का बन गया है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा साफ कर दिया है कि इस मामले में राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा, जांच में सहयोग करना होगा और मामला शिलांग में पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। यानी राजीव कुमार को अब शिलांग जाकर सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। देखिए एक रिपोर्ट। सीबीआई और पश्चिम बंगाल के आयुक्त राजीव कुमार के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता ने जनता की जीत बताया है। ये फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया है। पश्चिम बंगाल के सीबीआई और पुलिस कमिश्नर के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार पूछताछ में सीबीआई का सहयोग करे। देखिए, जो संडे को जब सारा सीबीआई के ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए पुलिस कमिश्नर, तो उनको वहां पे एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था, उनको उठा लिया गया था वहां से और एक जगह ले जाया गया था। उसमें सीबीआई का ये मानना था कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये कुठाराघात किया जा रहा है और जो हमारे पास जो अधिकार हैं सीबीआई को उनका हनन हो रहा है और सीबीआई केवल पूछताछ के लिए गई थी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना था कि इसमें अरेस्ट करने की नीयत से, उनको षड्यंत्र करने की नीयत से एक राजनीतिक एक तरीके से गए हैं वो लोग और 1 साल के बाद नोटिस इश्यू हुआ पूछताछ के लिए। संडे को उससे 1-1.5 साल पहले अक्टूबर 2017 में नोटिस शुरू हुआ था और अब एकदम संडे को जिस दिन सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल का आखिरी दिन था वो वहां पहुंचे और अरेस्ट करने की नीयत से। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कि उनकी अरेस्ट नहीं की जाएगी, परंतु उन्होंने कहा है कि सीबीआई को फुली कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहां पे उनको अपीयर होना होगा। और एक मामले में जहां सीबीआई ने कहा कि कलकत्ता में पूरा लॉलेसनेस है, बहुत बुरी स्थिति है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि शिलांग एज ए न्यूट्रल प्लेस, शिलांग में जाके पूछताछ होगी। शिलांग में ऑफिसर जाएंगे, सीबीआई राजीव कुमार जाएंगे, वहां पूरी पूछताछ होगी। साथ ही साथ कंटेम्प्ट पिटीशन जो सीबीआई ने फाइल किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, क्योंकि कहना था सीबीआई का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसकी अवहेलना की गई है, इसलिए कंटेम्प्ट पे भी नोटिस इशू किया है। और साथ ही साथ 18 फरवरी तक सभी पक्षों को अपना एफिडेविट फाइल कर देना है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि किन अधिकारियों को पर्सनल अपीयरेंस के लिए व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जाना है सुप्रीम कोर्ट में और 20 तारीख को मामले की पूरी सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सीबीआई ने पुलिस आयुक्त पर जांच में सहयोग न करने के आरोप गलत हैं। देखिए, जहां तक मेरा मानना है और मेरा जानना है, स्टेट गवर्नमेंट ने या कमिश्नर पुलिस ने कभी ये नहीं कहा था कि हम सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सभी को कोऑपरेशन करनी चाहिए जहां तक न्याय का सवाल है, जहां तक कानूनी प्रक्रिया का सवाल है। मुद्दा केवल इतना था कि क्या सीबीआई के लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के घर पर बिना वैलिड अथॉरिटी जाकर उनसे पूछताछ कर सकते थे कि नहीं इतवार के दिन। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है, जो डायरेक्शंस दी हैं, मेरा मानना है, मेरा यकीन है कि सभी उन डायरेक्शंस का आदर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, प्रोसीजरली करेक्ट हो, ये सभी सुनिश्चित करेंगे। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पहले भी कहा है, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि वो मानती हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और अगर आप ऑब्जेक्टिवली सारी प्रक्रिया को देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसीलिए इस मसले को हम बहुत गहराई से देख रहे हैं और हमें लेना चाहिए इस मसले को बहुत गहराई से। मैं समझता हूं ये अभूतपूर्व कदम था, ये उचित नहीं था, प्रोसीजरली ये ठीक नहीं था।
सीबीआई ने ये कहा है कि सीक्रेसी कायम रखने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, पर इस तरह तो सीक्रेसी के आधार पर किसी के घर में भी पुलिस किसी वक्त भी घुस सकती है। ये हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत है, हमारी संविधान की मर्यादा के विपरीत है। तो मेरा ये विश्वास है कि सीबीआई जो भी काम करे, स्टेट पुलिस जो भी काम करे, संविधान और कानून और प्रोसीजर के दायरे में रहते हुए करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता अब धरना खत्म कर सकती है। वहीं ममता के धरना खत्म करने के सवाल पर कुछ भी साफ कहने से मना कर दिया गया। ममता ने कहा कि धरने पर मंत्रियों से बात कर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें, ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। कोलकाता के अंदर चल रहा उनका धरना अभी कुछ देर पहले खत्म कर दिया गया है। उन्होंने फैसला लिया है कि धरना खत्म किया जाएगा और यह धरना खत्म हो गया है। सीबीआई के मामले पर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस पर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार का क्या कहना है, हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की। जरा आप भी सुने उनका क्या कहना है। ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। इस बीच में कोर्ट से भी इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को भी एक बड़ी राहत मिली है। किस तरीके से इसे देखा जाए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी मौजूद हैं। अवधेश जी, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में रहा, ममता बनर्जी से अपनी जीत करार दे रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, ममता बनर्जी जीत क्यों करार दे रही हैं? जिस ढंग से सीबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों को वहां के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से बातचीत करने, पूछताछ करने से रोका क्या गया, वो एक बिल्कुल उनको उठा करके अरेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हिरासत में तो ले गया, उनको जीप में बैठा के थाने तक ले गए। उसके बाद वो खुद वहां आ गई, धरने पर बैठ गई। तो वो किस लिए धरने पर बैठी थी, यही समझ में आने वाली बात नहीं है। सीबीआई को रोका आपने, पूछताछ आपने नहीं करने दी, तो धरना तो उनके खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों बैठी और विपक्ष का उनको समर्थन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह विषय भी नहीं था कि ममता बनर्जी, क्योंकि पॉलिटिकल इशू था। सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह थी जो सीबीआई लेके गई थी कि एक पुलिस कमिश्नर जो शारदा चिट फंड घोटाले में और रोज वैली घोटाले में एसआईटी का हेड था, जिसने जो कुछ भी, जिसने सामान बरामद किए, जिसने एविडेंस लिया, वो पूरा एविडेंस हमको नहीं दे रहा है और हम पूछताछ करना चाहते हैं तो पिछले 2 साल से वो लगातार भाग रहा है। और अब जो है हमारे लोगों के साथ वहां टॉर्चर किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया है। कोर्ट ने उनसे मांगा था कि आप लेके आइए जो आपके पास पक्ष सबूत है। कोर्ट में जो है पेश किया गया 14 पेज का शपथ पत्र, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कोर्ट बाहर नहीं कर सकता। अब कोर्ट ने कहा है कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और आगे ऐसी स्थिति नहीं हो, फिर ममता बनर्जी पुलिस को लेकर वहां नहीं पहुंच जाए, फिर सीबीआई के अधिकारियों के साथ हाथापाई नहीं हो और उनको एक अपराधी की तरह उठा करके जीप में बैठा के थाने न ले जाया जाए, इसलिए उसने पूरे पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ भी है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है और जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, विपक्ष का पूरी तरह से समर्थन ममता बनर्जी को मिल रहा है, तो क्या ममता बनर्जी को यह नहीं लग रहा कि वो एक बड़ी नेता, महागठबंधन की नेता के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से उभर कर आ रही हैं? कोई भी नेता तभी बनेगा जब जनता का उसको समर्थन हो। देखिए, भारत की जनता के पास इतना विवेक होगा, जो मेरी समझ है, कि वो माना होगा कि ममता ने बिल्कुल एक गैर जिम्मेवार, एक संविधानिक पद पर होते हुए संविधान विरोधी हरकत की है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप सहमत है, आप उससे लड़िए, बिल्कुल उस पर हमला करिए, उसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करिए, मोर्चे बंदी करिए, वो तो समझ में आती है। लेकिन सीबीआई, ईडी, ये सब देश की एक संस्था है, इनको जांच करने का अधिकार है। अब ममता बनर्जी ने तो 16 नवंबर 2018 को एक अधिसूचना ही जारी करवा दिया अपने यहां से कि हमारे यहां कोई भी सेंट्रल एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई प्रवेश ही नहीं कर सकती है। आपने सीबीआई के प्रवेश को ही रोक दिया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सीबीआई के प्रवेश को रोक दिया। यह देश कैसे चलेगा? तो इसलिए यह हो सकता है कि इस समय वो विपक्ष की बड़ी नेता बन गई हो,
चूंकि सभी विपक्ष का समर्थन मिला। लेकिन देखिए, जाने वाले केवल तेजस्वी यादव अभी तक गए हैं और चंद्रबाबू नायडू, तो बाकी लोगों ने केवल फोन किया है। कांग्रेस भी बाद में चुप हो गई बोल के, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन मजूमदार, वो तो कह रही है कि यहां धारा 356 लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो। ममता बनर्जी ने कानून को ध्वस्त कर दिया है, तो ममता बनर्जी को इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रणय शर्मा, जगरण 47 न्यूज, दिल्ली। सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल पुलिस विवाद के अंदर सीबीआई के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने उनसे बात की है। जरा सुनिए उनके विचार भी। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इन दिनों सियासत काफी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सीबीआई गिरफ्तार करने जाती है पुलिस कमिश्नर को और खुद गिरफ्तार हो जाती है। क्या है ये पूरा मसला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीबीआई के फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एनएस खरियाल साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें समय दे रहे हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी? देखिए, जो शारदा चिटफंड घोटाला हुआ है, आपको पता ही है कि कई हजारों करोड़ रुपया गरीब लोगों का चीट हो गया। ये एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी इन्होंने, शारदा कंपनी वालों ने, जिसके मिस्टर सेन इसके एमडी हैं। ये कंसोर्टियम है एक 200 कंपनियों का। इन्होंने गलीबल लोगों को हाई रिटर्न्स देने के बहाने से चीट कर लिया गया। अब जब इसकी इंक्वायरी शुरू हुई, जब ये कंपनी फेल हो गई, इंक्वायरी शुरू हो गई, तो उसमें पता आए, बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए। तो इसके लिए एक एसआईटी फॉर्म की गई, जिसको राजीव सिंह कुमार जो हैं, जो कमिश्नर है कलकत्ता के, वो हेड कर रहे थे। बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पाया कि देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट, कुछ कागजात ऐसे हैं और अप्लायंसेज ऐसे हैं, जैसे पेन ड्राइव एटसेट्रा, कुछ डायरीज हैं जिसमें जो पेमेंट हुई है ब्यूरोक्रेट्स को और सीनियर पॉलिटिशियंस को, वो कहीं राजीव कुमार जी के पास ही रह गए, क्योंकि वो वह हेड थे, उन्होंने हैंडओवर नहीं किया। ये जरूरी नहीं है कि हर केस में वारंट ही लिया जाए। लॉ में प्रोविजन है कि विदाउट सर्च वारंट भी सर्च की जा सकती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह लगता है कि भाई वारंट लेने में देरी होगी या वारंट लेने से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, जिससे कि जो हम कागजात ढूंढ रहे हैं, जो मटेरियल हम ढूंढ रहे हैं, वो मिसप्लेस हो सकता है, इन दैट केस वारंट लेने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा अनुभव है सर, क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, तमाम केस आपने देखे होंगे। ऐसा कभी हुआ है, मैं जहां तक जानता हूं, कि एक सीबीआई किसी के लिए पूछताछ करने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है और सीबीआई खुद गिरफ्तार हो जाती है? कहीं ना कहीं ये एक समस्या जो है, ये एक प्रश्न उठ रहा है सीबीआई पे भी और पुलिस पर भी, कि छवि नहीं खराब हो रही? देखिए, सीबीआई की छवि तो ये पॉलिटिशियनों ने खराबी कर दी। कुछ तो हमारे जो पीछे कांड हुआ है डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर का, उससे पहले भी डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरियां चली हैं, 2 डायरेक्टरों के खिलाफ। इस समय सीबीआई की जो छवि है वो निम्न स्तर पर है। जो सीबीआई की एक इमेज थी, हर कोई चाहता था इंक्वायरी, कोई भी कांड हो सीबीआई इंक्वायरी करेगी। आज उसकी साख पर सवाल है। पिछले दिनों की जिस तरह बात की, कई कांड हुए और अब, लेकिन जो ये सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई में दबाव में काम होता है या नहीं होता? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं रहता। ये रहता है डायरेक्टर लेवल पे, ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है कि जिन पे पॉलिटिकल प्रेशर है वो कितना सस्टेन कर पाते हैं। अगर कोई आदमी अपराइट हो डायरेक्टर, भाई आपको किस चीज की दिक्कत है? 2 साल आपको प्रोटेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है, कोई आपको हटा नहीं सकता। आलोक वर्मा हटा दिए ना। आलोक वर्मा का तो करप्शन का इश्यू आ गया ना। अदरवाइज 2 साल इंडिपेंडेंटली आप काम करें, इससे ज्यादा स्वास्थ्यता क्या चाहिए आपको? लेकिन क्योंकि जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष की, चुनाव पास में, इसलिए उनको गिरफ्तार करने पहुंची है, जो भी है टाइमिंग मेन इशू है। देखिए, ये तो सही है कि इलेक्शन पास आ गए, अब मुश्किल से 60 दिन रह गए हैं। अब अपोजिशन को तो ये एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया, थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल कलर दे दिया है। देखो, वो गिरफ्तार अगर करने भी गई तो किसको करने गई थी? कमिश्नर को, किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को तो कुछ नहीं कह रहे थे, वो ममता जी को। हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों को डर है, अगर इनके खिलाफ एक्शन हो गया तो ये भी शायद कुछ आगे कुछ डाइवर्ज कर दें। ये जरूर कुछ न कुछ इनके मन में शंका रही होगी। तो चूंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो इस समय तो ये हाइप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ तरुण शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस में बदलाव का दौर है। दिल्ली की कमान शीला दीक्षित को सौंप दी गई है। हालांकि वो पहले
कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस के अंदर उनका बड़ा कद था, लेकिन अब प्रियंका गांधी को बाकायदा यह कहा गया है कि उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़वाती रही हैं और चुनाव प्रचार करती रही हैं, लेकिन अब उन्हें पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का पद दिया गया था, वहां की जिम्मेदारी दी गई थी और अब उनके लिए दिल्ली में भी खासतौर से उनके लिए कमरा बना दिया गया है और यह बड़ी खबर भी बन गई है। लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा होगा, प्रियंका गांधी का कैसे स्वागत किया जा रहा है, कैसे उनका बोर्ड लगा, एक तख्ती लगी है, आप भी देखिए और इस खबर को जरा समझिए। कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अब अपनी सक्रिय राजनीति की पारी शुरू करने जा रही हैं। सोमवार को विदेश से वापस लौटने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की। अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तुरुप के इक्के की तरह पेश करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को विदेश से लौटने के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके तुगलक रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। पार्टी मुख्यालय में उनके नाम का कमरा भी आवंटित हो गया है, उसमें नेम प्लेट भी लग गई है। आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार शाम को दिल्ली में होने जा रही पार्टी महासचिव और अन्य राज्यों के प्रभारियों की बैठक में प्रियंका भी शामिल होंगी। राहुल ने शनिवार को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक भी बुलाई है। इससे आम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है प्रियंका ने कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी मिलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। गौरतलब है प्रियंका पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव नियुक्त की गई हैं। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव के लिए राज्य के पार्टी कार्यालय में कोई कमरा आवंटित नहीं होता है, लेकिन प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका को आवंटित हुए कमरे के बाहर उनके नाम की नेम प्लेट लगा दी गई है। इस कमरे में कभी राहुल गांधी बैठा करते थे और अब वहां प्रियंका गांधी वाड्रा बैठेंगी और राहुल गांधी उन्हीं के पास वाले कमरे में बैठेंगे जो कभी सोनिया गांधी का हुआ करता। ब्यूरो हिंदी फिल्मों का आपने वो गाना सुना है जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। शायद आजकल अन्ना हजारे इसी गाने को दोहरा रहे हैं क्योंकि उनकी जबान से कुछ इसी तरह की बातें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मेरा इस्तेमाल किया, केजरीवाल और मोदी मेरी वजह से सत्ता में आए हैं, अब वो मुझे पहचानते तक नहीं है। हालांकि आज सीएम महाराष्ट्र के वहां मिलने गए फडणवीस उनसे, लेकिन जरा अन्ना के दर्द को देखिए, किस तरह से उन्होंने रामलीला ग्राउंड में बाकायदा एक मंच सजाया, भीड़ इकट्ठा की, सरकार के खिलाफ 2014 में माहौल बनाया, सरकार बदल गई लेकिन अब उन्हें कोई पहचानता नहीं है। अनशन पर बैठे अन्ना से मिलने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उन्होंने अन्ना से मिलकर हालचाल जाना। दोनों ने एक साथ बैठकर बातचीत भी की। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार के अन्य नेता भी मिलने पहुंचे। वैसे तो भारत में समाज सेवी अन्ना हजारे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनशन के लिए खूब जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को पास कराने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अनशन भी किया था। अन्ना हजारे वैसे तो किसी भी तरीके के बयानबाजी से दूर रहते हैं। 4 फरवरी को अन्ना ने एक बार फिर देशवासियों को हैरान कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। अन्ना ने कहा कि ये तो सभी को पता है कि लोकपाल को लेकर मेरी लड़ाई से किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने में मदद मिली। अब मेरे मन में इनके लिए कोई इज्जत नहीं बची है। इसके बाद एक बार फिर अन्ना ने लोकपाल बिल पास नहीं होने पर जंग छेड़ दी है। अन्ना अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप भी लगाया। अन्ना ने कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी बीते 4 सालों से राज्य की जनता से झूठ पर झूठ बोल रही है। सरकार का ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। केंद्र और राज्य सरकार ने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है।
उन्हें इसकी सजा 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगी। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो टीचर्स हैं वो नाराज हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी डूटा के जो टीचर हैं वो नाराज हैं। पेंशन को लेकर भी, प्रमोशन को लेकर भी कई तरह की शिकायतें हैं सरकार से भी और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी। क्या शिकायतें हैं, क्या उन्होंने प्रदर्शन किया, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के ऊपर बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये आलम देश की राजधानी दिल्ली का है। सड़कों पर पीएम मोदी के खिलाफ लगते नारे और इन नारों को लगाने वाले लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यापक हैं। मोदी सरकार के ऊपर बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब आपको इन नारों की वजह भी बता देते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को पेंशन ही नहीं मिली है, ना ही प्रमोशन हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर DUTA ने दिल्ली की सड़कों पर रैली निकाली है। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ कि जो 200 पॉइंट रोस्टर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में है, उसके बेसिस पे एडहॉक टीचर 4000 एडहॉक टीचर आज काम कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको एब्जॉर्ब किया जाए। जो प्रमोशन लगभग 10 साल में नहीं हुआ है वो प्रमोशन हो, और 3 जो पेंशन नहीं मिल रहा है 7 साल से रिटायर्ड टीचर्स को वो पेंशन मिले। तो 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल वर्किंग टीचर्स अंडर द 200 पॉइंट रोस्टर, प्रमोशंस एंड पेंशन। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा कि अध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ा और उसे जीता भी है, फिर भी सरकार विश्वविद्यालय के टीचर्स को इसका फायदा नहीं दे रही है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहिए पेंशन 7 साल से उस रिटायर्ड टीचर्स को कोर्ट में जीतने के बावजूद भी, और जिसके खिलाफ कोई कोर्ट केस भी नहीं है उनको भी नहीं मिल रहा है। ये 3 मुख्य डिमांड है। और क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर त्यागी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, he should either resign or he should be dismissed by the government. These are our demands. छात्रों का भविष्य बनाने वाले सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर मौन धारण कर बैठी हुई है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, चुनावी भी नहीं है, इसलिए क्या सरकार चुप बैठी है? लेकिन जो भी हो, टीचर सड़कों पर उतरकर रैली कर रहे हैं और इस रैली से क्या सरकार का मौन टूटता है या फिर नहीं? सरकार इन शिक्षकों की शिकायत का निवारण कर पाती है या फिर नहीं, अब ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली के अंदर युवाओं का भविष्य बनाने वाले टीचर्स प्रदर्शन पर थे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर तो युवा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि पुलिस भर्तियों में कहीं ना कहीं धांधली हुई है या लापरवाही हुई है, क्योंकि जो भर्तियां होनी थी वो रोकी गई हैं। 1500 के करीब वहां पर वैकेंसीज हैं, क्योंकि कई लोगों का प्रमोशन हुआ है, उसके बाद जो सीट्स हैं वैकेट हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। जरा उनकी शिकायत भी सुन लीजिए। खाकी पहनने का सपना संजोए बैठे युवाओं के सपने को खाकी पहनने वालों ने ही ग्रहण लगा दिया। जी हां, उत्तराखंड में 1500 भर्तियां होनी थी, लेकिन ऑफिसेज में एसी की हवा में बैठे अफसर गहरी निद्रा में डूबे हुए हैं। दरअसल 2019 के पहले महीने में पुलिस विभाग में लगभग 1500 पदों पर भर्तियां होनी थी। का मतलब है कि उत्तराखंड को कुछ महीनों में 1500 जवान मिलने वाले थे, लेकिन अफसरों ने ही इसे लटका दिया। पुलिस विभाग के ढीले रवैये के चलते ये भर्तियां अधर में ही लटक गई। अभी तो शायद प्रमोशन प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद ही वैकेंसी होगी। जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में लोग जाएंगे उसके बाद वैकेंसी होगी, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो।
ऑफिस में कुर्सी पर बैठे साहब इस बात को इतनी आसानी से कह गए जैसे इनका इससे कोई लेना देना ही नहीं हो। आखिर पुलिस की भर्ती क्या पीएमसी के जवानों के प्रमोशन से अधर में लटकी? अगर यही वजह है तो प्रमोशन पर पहले से ही ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आपको बताते चले कि पुलिस और पीएसी के जवानों की पदोन्नति के बाद ये भर्तियां होनी थी, लेकिन पदोन्नति में देरी के चलते नई भर्तियों का रास्ता साफ ही नहीं हो पाया। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था संभाल रहे डीजी अशोक कुमार का कहना है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई भर्तियों का रास्ता साफ हो पाएगा। देश और देश के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग इसको सीरियस लेने के मूड में ही नहीं दिख रहा। लाखों की संख्या में युवा अपने बदन पर खाकी पहनना चाहते हैं, लेकिन इनका ये सपना इतनी आसानी से पूरा होता हुआ नहीं दिख पा रहा। खाकी को पहनने के लिए युवा कई साल मेहनत करते हैं, लेकिन अफसरों को क्या पड़ी है कि वो भर्ती जल्दी करे। चाहे जो भी हो, भुगतना तो युवाओं को ही पड़ेगा। न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें, लेकिन अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा, बात देश की करेंगे उसमें।